हेलो क्लास फिफ्थ बेटा, चैप्टर नंबर 3 द ह्यूमन बॉडी कंटिन्यू करेंगे। आज भी इसका रीडिंग हमने 37 पेज तक कुछ पोर्शन पढ़ लिया था। रिमेनिंग पोर्शन को हम आज कवर करने वाले हैं। तो कम्स ऑन द पेज नंबर 37 और स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पेज नंबर 37 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट में देख लीजिएगा, एनीमिया इज़ द हेडिंग। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। एनीमिया के बारे में पढ़ते हैं। दिस डिसीज़ इज़ कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन अवर डाइट। हमारी डाइट में आयरन जो होता है उसकी कमी के कारण ये हमारी बीमारी हो जाती है। दिस रिड्यूस द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। इसकी वजह से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। साइंस ऑफ एनीमिया आर, जो एनीमिया के सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो क्या होते हैं? फैटिग, पेल कलरनेस लिप्स एंड पेल फ्लैट नेल्स। आपको क्या होता है? थकान होती है, आपके लिप्स पीले पड़ जाते हैं और आपके नेल्स भी पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ कम्स ऑन द पेज नंबर 38। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं बेटा। चलिए, टू प्रिवेंट दिस डिसीज टेक फूड दैट इज रिच इन आयरन लाइक एप्पल्स, बनाना, गवावा, फॉलिक एसिड, मीट, लीवर। इस बीमारी से बचने के लिए फूड लेना चाहिए दैट इज, जो कि रिच हो यानी भरपूर हो आयरन से, लाइक एप्पल, बनाना, गवावा, फॉलिक एसिड, मीट और लीवर। नाउ कम्स ऑन द कम्युनिकेबल डिसीजेज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? दीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट, एयर, कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर। ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो कॉन्टैक्ट में आने से, एयर के द्वारा और जो संक्रमित फूड और वाटर होता है उसके द्वारा होती है। कॉलरा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, चिकन पॉक्स, जॉन्डिस, मैग्नेटिस एंड मलेरिया आर सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो ये जो जितने भी मैंने नेम आपको यहाँ पर बताए हैं, ये सब क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं कम्युनिकेबल डिसीजेज का। वी गेट इन्फेक्टेड व्हेन द जर्म्स ऑफ वायरस। हम इन्फेक्ट हो जाते हैं जब जर्म्स होते हैं ना वायरस के, वो ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज, किसी पर्टिकुलर डिसीज के, अटैक अवर बॉडीज, हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। द टर्म जर्म इंक्लूड बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये जो जर्म है, इस टर्म के अंतर्गत जो है ना, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस, ये सभी चीज़ें आती हैं। बैक्टीरिया कॉज डिसीज लाइक डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, पिनोमिया एंड मैग्नेटिस। तो बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? वो ये जो मैंने आपको अभी नाम बताए, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड मैग्नेटिस। तो ये जो क्या हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। प्रोटोजोआ कॉज डिसीज लाइक, और प्रोटोजोआ के वजह से जो बीमारियां होती हैं उनका नाम क्या है? मलेरिया, अमेबिक डिसेंट्री। एंड वायरस कॉजेज डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड मीसल्स। और वायरस के द्वारा जो बीमारियां होती हैं वो कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मीसल्स होती हैं। दीज डिसीजेज स्प्रेड इन द फॉलोइंग वेज। ये जो बीमारियां किस तरह से फैलती हैं, इनके कई कई तरीके हैं। फर्स्ट है थ्रू एयर। डिसीज लाइक इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, कफ, कोल्ड एंड मीसल्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू ब्रेथिंग एयर कंटेनिंग जर्म्स। तो ये जो सब बीमारियां हैं जो आपको अभी बताई हमने, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, कफ, कोल्ड, मीसल्स, ये एक आदमी से दूसरे आदमी में यानी वन पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती हैं? ट्रांसफ़र हो जाती हैं। क्या हो जाती है? पास हो जाती है। किस तरह से? अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो है, जो संक्रमित एयर के पास आ जाता है, यानी एक पर्सन के से जो एयर निकलेगी, उसकी ब्रेथिंग एयर जो होती है वो क्या होती है? कंटेनिंग जर्म्स, उसके अंदर जर्म्स होते हैं। तो वो दूसरे पर्सन उस अगर एयर को ब्रेथ कर लेता है तो वो भी क्या हो जाता है? पीड़ित हो जाता है, उसको भी बीमारी हो जाती है। These diseases can spread through sneezing and coughing। तो ये जो छींकने से और खांसने से ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सेकंड, थ्रू फूड एंड वाटर। फूड और वाटर के द्वारा कैसे, किस तरह से होती है? डिसीज ऑफ द फूड कैनल लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, जॉन्डिस एंड फूड पॉइजनिंग आर कॉज्ड बाय इन्फेक्टेड फूड एंड पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर। तो ये जो बीमारियां अभी बताई हैं आपको हमने, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया, जॉन्डिस, फूड पॉइजनिंग, ये इन्फेक्टेड फूड और पॉल्यूटेड जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड होता है उसको पीने से हो जाती हैं। ठीक है,
फ्लाइज कैरीज जर्म्स फ्रॉम रबिश हीप्स एंड कॉन्टिमिनेट आवर फूड। तो ये जो फ्लाइज होती हैं, जो मक्खियाँ, मच्छर, इस टाइप के कीट पतंगे होते हैं, ये जर्म्स को एक हमारे है ना फ्रॉम रबिश, कूड़े से, ढेर से हमारे फूड को पर आकर बैठते हैं और ये उसे क्या कर देती हैं, कॉन्टिमिनेट कर देती हैं हमारे फूड को। हैंडलिंग ऑफ वाटर विद अनक्लीन हैंड्स, यूजिंग अनक्लीन पॉट्स एंड ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम द इन्फेक्टेड काउज एंड बफेलो कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। देखिए, जब हम हाथों को सही से साफ़ नहीं करते हैं, क्लीन वाटर से हम जो नहीं वॉश करते हैं हैंड्स को, और अनक्लीन यानी गंदे पानी से हम हाथ धो लेते हैं, है ना, अनक्लीन पॉट्स का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग मिल्क, जो इन्फेक्टेड काऊ एंड बफेलो होते हैं, है ना, वो अगर इन्फेक्टेड होंगे उनके मिल्क से भी हमको क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये भी एक क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से भी हम क्या होता है, बीमार हो जाते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स कॉन्टैक्ट थ्रू क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, हैंडकरचिफ एंड टॉवेल ऑफ ए पेशेंट। देखिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या होता है, अगर हम किसी पर्सन का जो इन्फेक्टेड है ना, उसका रुमाल यूज़ कर लेते हैं, उसका टॉवेल यूज़ कर लेते हैं, है ना, उसके बर्तन यूज़ कर लेते हैं, कपड़े यूज़ कर लेते हैं, वो भी हम बीमार होते हैं। डिसीज लाइक रिंगवॉर्म, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एंड मीसल्स स्प्रेड बाय कमिंग इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन। तो जो पर्सन इस बीमारी से पीड़ित होता है, अगर हम उसके संपर्क में आते हैं डायरेक्ट, तो हम भी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। सफरिंग फ्रॉम एनी अबव द मेंशन डिसीज, इनमें से किसी बीमारी से यदि कोई पर्सन पीड़ित है ना, सफ़र कर रहा है, तो हम भी उसके क्या जाएंगे, कॉन्टैक्ट में आने से बीमार हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिसीज ऑफन स्प्रेड रैपिडली ओवर क्राउडेड प्लेसेस, और भीड़ भाड़ वाला जो जगह होती है वहाँ पर ये डिसीज कॉन्टैक्ट वाली एकदम फैलती हैं। क्वेश्चन 4 हमारा पॉइंट 4 है बेटा, थ्रू इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट से कैसे होता है, डिसीज लाइक मलेरिया, प्लेग, डेंगू फीवर एंड स्लीपिंग सिकनेस आर कॉज थ्रू द बाइट्स ऑफ द ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक फीमेल मॉस्किटो, फ्लाइज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। तो ये जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, फीमेल मॉस्किटो होता है, फ्लाइज होती है, बग्स एंड सैंड फ्लाइज होती हैं, ये हमारे बॉडी से जब हमें बाइट करती हैं तो ब्लड ले लेती हैं, तो ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं ये। तो इनकी वजह से हमको कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया, प्लेग, डेंगू फीवर, है ना, एंड स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है। ओके, व्हेन द इंसेक्ट बाइट्स ए सिक पर्सन, जब ये इंसेक्ट जो है एक सिक पर्सन यानी बीमार व्यक्ति को काट लेता है, दे सक द ब्लड कंटेनिंग डिसीज जर्म, तो वो उस ब्लड को सक कर लेता है, चूस लेता है, जिसके अंदर क्या होता है, डिसीज के जर्म्स होते हैं। दीज जर्म्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड ऑफ ए हेल्दी पर्सन व्हेन दे बाइट हिम, और ये जर्म्स जो हैं ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसके ब्लड में जो हेल्दी पर्सन होता है जब उसे वो बाइट करता है इंसेक्ट, ठीक है। इसके बाद है बेटा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज़। प्रिवेंशन यानी बचाव कैसे होता है, कंट्रोल कैसे करते हैं हम। सबसे पहला है हमारे पास वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन किस तरह से होती है, वी कैन कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीज ए नंबर ऑफ वेज। हम कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ डिसीज यानी बीमारी का फैलना हम कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन इनकुलेट यानी वैक्सीनेट कर सकते हैं पीपल को हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन दे सकते हैं। एंड अकुलेशन इज गिवन, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए ज़रा इसके आगे। वैक्सीनेशन इज गिवन टू ए पर्सन बाय इंजेक्टिंग ए स्मॉल डोज ऑफ जर्म्स दैट कॉज द डिसीज। तो हम जो सिक पर्सन होता है उसको हम क्या करते हैं, एक वैक्सीनेशन की स्मॉल डोज दे सकते हैं, ठीक है। द बॉडी सेल्स देन बिल्ड अप ए डिफेंस अगेंस्ट द डिसीज जर्म्स। तो बॉडी में हमारी एक डिफेंस पैदा हो जाता है ना, एक प्रतिरक्षा पैदा हो जाती है ना, किसके खिलाफ, इस डिसीज़ के खिलाफ, डिसीज़ के जर्म्स के खिलाफ। द फर्स्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स वाज ट्राइड टू डॉक्टर एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी इन 1798। ओके, इंसेक्ट ब्रीड इन डर्टी प्लेस। इंसेक्ट जो होते हैं डर्टी प्लेस पे ब्रीड करते हैं। सो बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, तो हमारी जो आसपास का वातावरण है उसे हम साफ रखें। वी कैन स्टॉप द फ्रॉम ब्रीडिंग एंड स्प्रेडिंग डिसीज, तो हम उनकी इंसेक्ट की ब्रीडिंग और स्प्रेडिंग डिसीज को रोक सकते हैं।
वी कैन आल्सो कंट्रोल द स्प्रेड डिसीज बाय कीपिंग पेशेंट हैव डिसीज सेपरेट फ्रॉम अदर पीपल। तो जो पर्सन इस बीमारी से, किसी बीमारी से पीड़ित होता है, सफ़र कर रहा होता है, उसको हम दूसरे पेशेंट से, दूसरे पर्सन से अलग रखें तो भी हम क्या कर सकते हैं, बीमारी को रोक सकते हैं। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर कम्युनिटी शुड बी मेंटेन क्लीन एंड सेफ फ्रॉम कॉन्टिमिनेशन। जो ये कॉन्टिमिनेशन होता है, संक्रमण होता है, इससे हमें जो ये सोर्स ऑफ वाटर होते हैं, है ना, तो इसको क्या करना चाहिए, क्लीन एंड सेफ रखना चाहिए। वाटर फॉर ड्रिंकिंग शुड बी ट्रीटेड विद पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवाई जिसे बोलते हैं, तो पोटेशियम परमैंगनेट से ड्रिंकिंग वाटर को ट्रीट करना चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज शुड बी केप्ट इन क्लीन सेफ। जो हमारे डेली यूज़ के हमारे क्या होते हैं, थिंग्स होती हैं, है ना, आर्टिकल्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज सेफ टू बॉयल द वाटर बिफोर कंजप्शन। और वाटर को क्या करना चाहिए, पीने से पहले, कंजप्शन से पहले, उपयोग से पहले बॉयल कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है बेटा, यहाँ पर है हमारे पास टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिसीज़ वी शुड। हमें डिसीज़ को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलाउ द फ्रेश एयर टू सर्कुलेट। घर में फ्रेश एयर को सर्कुलेट होने के लिए वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, खिड़की दरवाजे होने चाहिए बेटा। उसके बाद कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन। अपने भोजन को और पानी को कवर करके साफ़ सुथरा रखना चाहिए। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन। और मिल्क को क्या करना चाहिए, जर्म्स होते हैं उसके अंदर, उसको मारने के लिए उसको बॉयल करना चाहिए। कीप द सराउंडिंग क्लीन यूजिंग डिसइंफेक्शंस। तो ये जो हमारे डिसइंफेक्शन होते हैं, है ना, तो जैसे डेटॉल्स हो गया या इस तरह की और भी चीज़ें हैं, तो उनसे डिसइंफेक्ट हमें करना चाहिए, किसको, अपनी सराउंडिंग्स को। और गेट आवर सेल्स वैक्सीनेटेड। और हमें वैक्सीनेटेड कराते रहना चाहिए, कोई बीमारी हो तो हमें वैक्सीन लेनी चाहिए। नाउ वैक्सीनेशन एंड इनकुलेशन, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। वैक्सीनेशन एंड इनकुलेशन इम्प्रूव द रेजिस्टेंस ऑफ पर्सन टुवर्ड डिसीजेज। हमारी बॉडी में यानी जो पर्सन होता है, इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उसके रेजिस्टेंस, बॉडी की जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो वैक्सीनेशन क्या करती है, उसको इम्प्रूव कर देती है। देयर आर वैक्सीन्स अवेलेबल फॉर मैनी डिसीज लाइक डिप्थीरिया, कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, whooping कफ, पोलियो, मीजल्स, पाम्स, मेनिटिस एक्सेट्रा। इन सब बीमारियों को जितने के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, सबके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। वी मस्ट गेट आवर सेल्स वैक्सीनेटेड एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिसीज। हमें अपने आप को इन बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीनेटेड कर रखना चाहिए, वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाई दिस मेथड वेरीज फ्रॉम डिसीज टू डिसीज एंड लास्ट फॉर सेवरल मंथ टू सेवरल ईयर। तो ये जो रेजिस्टेंस होती है हमारे अंदर बॉडी के डेवलप होती है ना, इन मेथड से, वैक्सीन लेने से, तो ये डिसीज़ टू डिसीज़ वेरी करती है और लास्ट होती है सेवरल मंथ और सेवरल ईयर तक, है ना, आगे तक चलती रहती है उनका असर। देयरफॉर दीज इनोकुलेशन एंड वैक्सीनेशन हैव टू बी रिपीटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए वैक्सीनेशन को टाइम टू टाइम रिपीट कर लेना चाहिए। द फॉलोइंग टेबल गिव्स यू सम गाइडलाइंस टू इन दिस रेस्पेक्ट। और इस रेस्पेक्ट में, है ना, इस वर्क को करने के लिए, प्रोसेस को समझने के लिए, है ना, आपको एक टेबल दी गई है, यहाँ कुछ गाइडलाइन दी गई है, इसको आपको देख लेना है बेटा। तो आपको क्या करना है, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ स्मॉल पॉक्स और BCG का टीका लगाना चाहिए। 4 to 9 मंथ में ट्रिपल एंटीजन DPT, है ना, और 3 डोजेज एट इंटरवल 4-6 पे पोलियो, है ना, ये सब डिसीज़ के खिलाफ जो वैक्सीनेशन होती है वो देनी चाहिए। 10 to 12 मंथ पर, है ना, एवरी 2 years आफ्टर टाइफाइड, 1 year पर DPT, 3 years पर स्मॉल पॉक्स के लिए रीवैक्सीनेशन। स्कूल एंट्री पे 4-5 years का जब बच्चा हो जाता है तो DPT का सेकंड बूस्टर। तो लिविंग प्राइवेट 10 years के लिए डिप्थीरिया, टेटनस बूस्टर डोज लेनी चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या दे रखा है, एक टेबल बना के आपको बता रखा है कि बच्चे के बर्थ से और 10 year तक कौन कौन सी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नाउ कम्युनिटी सैनिटेशन। कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ के फैलने से रोकने के लिए हमें अपनी सराउंडिंग को साफ रखना चाहिए। एक्सपोज्ड गार्बेज
and other waste material help in breeding of flies, mosquitoes and other insects which carry the germs of disease। जो मॉस्किटोज अदर इंसेक्ट्स होते हैं, ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, इन सबको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गार्बेज को जो है डस्टबिन में फेंकना चाहिए, है ना, खुले स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए, है ना। अदर वेस्ट मटेरियल को सबको हमें डंप कर देना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। देयरफॉर प्रॉपर एंड क्विक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इज इसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी की हेल्प यानी हमारे आस पड़ोस यानी जितनी भी कम्युनिटी है, हमारे आसपास की जो पॉपुलेशन है, उन सबको जो है संक्रमण से बचाने के लिए, है ना, बीमारी से बचाने के लिए और ख़ुद को भी अपनी बीमारी से बचाने के लिए हमें प्रॉपर क्या करनी चाहिए, डिस्पोजल करना चाहिए वेस्ट का, है ना। तो ये आपको करना है। इसके बाद रबिश, गार्बेज एंड वेस्ट from the houses, from animal and vegetable source should be deposited in compost pit। तो जो हमारे घर का घरेलू कूड़ा होता है ना, from animal vegetable source होते हैं, ये सब कंपोस्ट पिट में डिपॉजिट किए जाने चाहिए। कंपोस्ट सर्व्स एज ए गुड मैन्योर फॉर द सॉइल। और कंपोस्ट क्या करता है, सॉइल के लिए बहुत अच्छा मैन्योर होता है ना। इफ़ द वेस्ट मटेरियल आर यूटिलाइज इन प्रॉपर वे, अगर इस वेस्ट को हम प्रॉपर तरीके से यूज़ कर दें, दे कैन बी ए ग्रेट वैल्यू टू प्लांट, तो वो पौधों के लिए बहुत अच्छा लाभकारी हो सकता है, वैल्यूबल हो सकता है। एनिमल डंग एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन बी यूज टू गेट बायोगैस, तो विच इज़ एन अनदर यूजफुल फ्यूल। तो ये जो एनिमल डंग होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ये भी बायोगैस बनने काम आता है, जो कि बहुत यूजफुल फ्यूल है। नेक्स्ट देखते हैं, The by-product from the biogas plant is used as a natural manure in the field। जो बाई प्रोडक्ट होता है बायोगैस प्लांट का, वो क्या होता है, नेचुरल मैन्योर होता है फील्ड्स के लिए। वी शुड नॉट बर्न द वेस्ट मटेरियल इंस्टेड ऑफ डंपिंग दैम, है ना। वी शुड नॉट बर्न, हमें नहीं बर्न नहीं करना चाहिए वेस्ट मटेरियल को, इंस्टेड ऑफ डंपिंग दैम इन द ओपन, ठीक है, कि जो हम उनको डंप कर देते हैं ओपन में। बट बर्निंग गार्बेज इन द ओपन कॉजेज एयर पोल्यूशन। तो क्या है कि बर्निंग गार्बेज जो होता है ओपन में जब हम कर देते हैं तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन हो जाता है ना। मैनी मटेरियल्स सच एज मेटल स्क्रैप्स, ब्रोकन ग्लास एसेट्रा कैन नॉट बी बर्न। और वहाँ पर जब हम अगर गार्बेज को जलाते हैं तो उसमें स्क्रैप, ब्रोकन ग्लास, ये सब चीज़ें जलती नहीं है। इफ़ एन ओपन डंप इज़ नियर ए सोर्स ऑफ वाटर, अगर ओपन डंप जो है वाटर के सोर्स के पास होता है, इट में पॉल्यूट वाटर, ये वाटर को पॉल्यूट कर सकता है, प्रदूषित कर सकता है। द मोस्ट इफेक्टिव वे इज डिस्पोज ऑफ गार्बेज इज टू मेक सैनिटरी लैंडफिल। तो जो सैनिटरी लैंडफिल होती है वहाँ पर गार्बेज को डिस्पोज करना बेटर रहता है, इफेक्टिव रहता है। मोस्टली सॉलिड वेस्ट सच एज ब्रोकन ग्लास, स्क्रैप्स, प्लास्टिक एंड बिल्डिंग मटेरियल्स आर डम्प्ड हियर। तो जो मोस्टली सॉलिड मटेरियल्स होता है ना, जैसे ब्रोकन ग्लास, स्क्रैप, प्लास्टिक, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब ऐसी जगह पर क्या करते हैं, डंप किए जाते हैं, अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, और अलग अलग चीज़ों के साथ। वंस द लैंड इज फिल्ड, जब लैंड फिल हो जाती है, इट कैन बी यूज एज साइट्स फॉर बिल्डिंग एंड पार्क्स। तब यह जो साइट है तो बिल्डिंग और पार्क्स के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं। बट सच प्लेसेस शुड नॉट बी नियर ऑफ वाटर सोर्सेज। तो लेकिन ऐसे प्लेस वाटर सोर्स के पास नहीं होने चाहिए। द सरफेस शुड बी लेवल्ड विद ए बुलडोजर आफ्टर डंपिंग ईच ट्रक ऑफ वेस्ट। जब हमारा ट्रक जो गार्बेज लेके जा रहा है, जिसको हम डंप करना है वहाँ पर, तो उसको करने के बाद, डंपिंग के बाद वहाँ पर बुलडोजर से उसको लेवलिंग कर देना चाहिए, ठीक है। वी शुड आल्सो कवर द वेस्ट विद द लेयर ऑफ फ्रेश अर्थ एवरी टाइम, है ना। तो फ्रेश अर्थ से उसको क्या करना चाहिए, लेयर से हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट को कवर कर देना चाहिए। दिस प्रिवेंट द वेस्ट फ्रॉम डिकिंग एंड बीइंग ब्लो अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। और वो अगर तेज हवा से उड़ जाता है तो वो उड़ना नहीं चाहिए, इसलिए उसको हमें क्या करना चाहिए, वो कवर कर देना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उससे क्या होगा, वो डिके भी नहीं होगा और उड़ेगा भी नहीं। इट आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट। और ये जो है दूसरे जो फ्लाइज होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, अदर इंसेक्ट होते हैं, उनको उनकी ब्रीडिंग से भी बचाता है, ठीक है। 3 important steps that need to be taken for waste disposal are। 3 important steps जो होते हैं वेस्ट के डिस्पोजल के, वो इस तरह से हैं। क्विक कलेक्शन,
इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल, ये 3 तरीके हैं बेटा। द वेस्ट डिपॉजिटेड इन द टेम्पररी रिफ्यूज डंप्स इज कलेक्टेड एंड देन ट्रांसपोर्टेड डिस्पोजल एरिया। जो वेस्ट होता है डिपॉजिट होने वाला टेम्पररी रिफ्यूज का, तो उसको हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं डिस्पोजल एरिया में। इफ रिफ्यूज लाइज इन ओपन डंप्स फॉर सेवरल डेज, अगर वो जो रिफ्यूज लाइज है उसको ओपन डंप्स कर देते हैं बहुत दिनों के लिए, इट कॉजेज सीरियस हेल्थ हजार्ड इन द एंटायर कम्युनिटी। तो जो आसपास की कम्युनिटी होती है वहाँ वो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। और ये आज आपकी रीडिंग कंप्लीट हो रही है बेटा, लास्ट पैराग्राफ है आज का, और चलिए इसको पढ़ लेते हैं। वी शुड टेक केयर टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन एंड सेफ फ्रॉम फ्लाइज, मस्किटो, रैट्स एक्सेट्रा। हमें सावधानियां रखनी चाहिए और अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना चाहिए। फ्लाइज, मॉस्किटो, रेट्स, इन सब है ना, इन सब चीज़ों से। डू नॉट थ्रो गार्बेज एवरीवेयर, जगह जगह हर जगह है ना, हमें गार्बेज यानी कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। वी कैन इवन मेक सम यूजफुल आइटम फ्रॉम द वेस्ट मटेरियल लाइक एम्प्टी टीन्स, कैंस, कार्डबोर्ड बॉक्स एक्सेट्रा। तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं कुछ इस टाइप के, जैसे एम्प्टी टीन्स हैं, कैंस हैं, कार्डबोर्ड बॉक्स हैं, उससे हम कुछ चीज़ें भी यूज़फुल बना सकते हैं। दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग डस्टबिन, फ्लावर्स वेसेज है ना, और पेन होल्डर्स। तो हम डस्टबिन बना सकते हैं है ना, फ्लावर वेसेज बना सकते हैं, पेन होल्डर्स बना सकते हैं है ना। प्रोड्यूस लेस वेस्ट, अदरवाइज आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड में बिकम ए ह्यूज डंपिंग ग्राउंड। तो हमें कूड़ा करकट बहुत कम करना चाहिए, उसका प्रोडक्शन कम करना चाहिए है ना, जो हम ज़्यादा कूड़ा करते हैं उसको कम कर देना चाहिए। तो उस अदरवाइज़ हमारा जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है ये एक तरह का ह्यूज डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। तो बेटा आज इस चैप्टर का कंप्लीट रीडिंग हो चुका है, ठीक है। तो आपको मैं क्या वर्क दे रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको इस कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग करनी है, 2, 3, 4 टाइम्स रीडिंग कर लीजिएगा, पूरे चैप्टर की मीनिंग अच्छी तरह समझ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस चैप्टर में कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स मिली है तो उस डिफ़िकल्ट टर्म्स को आप नोट कीजिएगा और हमसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे उसका मीनिंग पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज का आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बेटा उसको आपको लर्न करना है, राइट करना है नोटबुक में। तो बस आज के लिए आपका इतना ही वर्क है। इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा और डिफ़िकल्ट टर्म्स फाइंड आउट कीजिएगा और ख़ुद कोशिश कीजिएगा कि इसके क्वेश्चन आंसर आप फाइंड आउट कर पाएँ। ओके बेटा, चलिए।